So from today we are going to start with JEE NEET preparation of chapter 2 mathematical methods, जिसमें specifically हम लोग vectors पे ही focus करने वाले हैं. So we will be solving questions on vectors only. So I will again start with some basic level questions and slowly I'll increase the level of the questions. So let's start with first question. If a particle moves from a point 2, 3, 5 to a point 3, 4, 5, its displacement vector is. तो अगर आपको याद होगा हमने we have learned about position vector. तो मान लो ये हमारे पास एक coordinate system है. We have this coordinate system. So here we have x-axis, here we have, let us say, y-axis, and let us say here we have z-axis. तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड यू हैव अ पॉइंट पी ओवर हियर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5 एंड देयर इज अ पॉइंट क्यू ओवर हियर जिसके कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से 3, 4, 5. तो देयर इज अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे मूव हो रहा है. तो स्टार्टिंग में मैं इन डिटेल जाऊंगा. So you have a vector from P to Q because particle का displacement P से Q हो रहा है. Then if you remember हमने position vector सीखा था. Position vector of point P is a vector starting from origin and ending at that point, and position vector of point Q is a vector starting from origin and ending at point Q. तो इसको मैं स्मॉल p बार से डिनोट करूंगा, इसको मैं स्मॉल q बार से डिनोट करूंगा. सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो मैं इफ आई वांटेड मैं आपको शॉर्टकट बता सकता था, मैं बताऊंगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस यू शुड नो सम बेसिक्स. तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड गोइंग अप टू दैट पॉइंट p. So p, small p bar is the position vector of point P. Similarly, small q bar is the position vector of point Q. This is what you need to know. Now, ये जो ट्रायंगल है OPQ, यहाँ पे ट्रायंगल बना है OPQ. इस पे अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रेडिशन अगर आप अप्लाई करोगे, so from triangle OPQ, you know OP is one vector, PQ is another vector. So by triangle law, OP vector और PQ vector का resultant आएगा OQ vector. This is what you need to know. So you need to know this. So you have OP vector plus PQ vector is equal to OQ vector. कहाँ से आया ये? ट्राइंगल लॉ से आया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? पी क्यू वेक्टर था, क्योंकि पार्टिकल पी से क्यू गया है इसके लिए, राइट? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू बार इज ओ क्यू बार माइनस ओ पी बार. ओ क्यू इज स्मॉल क्यू विच इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ position vector of point Q, and OP bar is small p bar which is position vector of P point. अगर आपको याद होगा, if you remember, पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए क्या करते हो? x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, मतलब कोऑर्डिनेट्स z कोऑर्डिनेट k कैप. सिमिलरली q बार कैसे लिखोगे? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो q बार में से आप p बार सब्ट्रैक्ट करोगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप. ओके,
तो नाउ व्हाट यू विल गेट इज दो तीन में से दो गए, 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप इज जस्ट आई कैप, 4 जे कैप माइनस 3 जे कैप इज जस्ट जे कैप, और 5 कैंसिल हो गया। तो आई कैप प्लस जे कैप आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। ये मेथड 1 है। मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ, फिर आपको मैं मेथड 3 भी बताता हूँ। मतलब इट्स जस्ट वेरी इजी। मेथड 2 तो सेम ही है मोर और लेस। सो इन नेक्स्ट मेथड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज मेथड 2। आप क्या कर सकते हो मेथड 2 में? आपको अगर पी क्यू बार बोला है तो डायरेक्टली देखो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, पी से क्यू। इनिशियल पॉइंट पी था, फाइनल पॉइंट क्यू है। पी से क्यू, पी टू क्यू। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर जो अल्फाबेट आपने बाद में लिखा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना पड़ेगा। तो क्यू बार माइनस पी बार। अगर उल्टा होता, क्यू पी बार होता, अगर पार्टिकल क्यू से पी जा रहा होता तो पी बार माइनस क्यू बार लिखते। तो ये चीज सिंपल बेसिक चीज समझ लो। सो व्हेन यू आर राइटिंग पी क्यू बार तो कभी भी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये आपको पता ही है। दिस इज व्हाट यू जस्ट डिड। ओके, तो ये आई कैप प्लस जे कैप आएगा। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। अब मेथड 3 में आप क्या करते हो? लेट मी टेक दिस डायग्राम अगेन। दिस फिगर वी आर गोइंग टू नीड, हमको लगने वाला है ये। सो जस्ट आई विल कॉपी। सो इन मेथड नंबर 3 व्हाट यू शुड डू इज, ये जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है इसको x2 y2 और z2 बोल दो। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको x1 y1 और z1 बोल दो। तो x1 y1 z1 मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 z2 मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट्स। तो इन दिस केस आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप आर बार से भी डिनोट करते हो समटाइम्स, या फिर डेल्टा आर बार से। सो डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर बार, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। अब ये what is delta? Delta is change in the values of x, y and z. तो डेल्टा x i कैप, डेल्टा y j कैप, डेल्टा z k कैप, ये आता है आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो x2 is 3, x1 is 2, y2 is 4, y1 is 3 j कैप। और ये तो 5 माइनस 5 0, मतलब दिस इज बेसिकली 0 आएगा लास्ट टर्म। तो 3 माइनस 2 इज जस्ट आई, तो आई कैप प्लस जे कैप हो गया, आंसर खत्म। तो तीनों मेथड से आप कर सकते हो, विच एवर यू लाइक। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical. Its vertical component will be. So again, you have a force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with the vertical. तो ऐसा है, पहले तो मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब टू डायमेंशंस की बात होती है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम नॉर्मली एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस हम नॉर्मली वाई लेते हैं। डजंट मैटर इफ यू कॉल जेड, वाई की जगह पर जेड लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। यू हैव अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन व्हिच एक्ट्स अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द वर्टिकल। आपके पास एक फोर्स है, ये फोर्स वेक्टर है मान लो। आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ इट। सो लेट्स से यू हैव दिस फोर्स वेक्टर, दिस फोर्स वेक्टर इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ये एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है and it makes angle of 60 degree with the vertical.
और आपको वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, मतलब व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, आपको पूछा क्या है, दे आर आस्किंग यू, वो आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस मच, ये कितना। सो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। आपको याद होगा, और याद नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स से दिस इज फोर्स वेक्टर एफ बार, ये एफ वाई है। लेट अस से इफ आई टेक sin theta, so from figure sin of 60 is, अब प्रॉब्लम कहाँ आता है यहाँ पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब मैं साइन लूंगा तो मुझे अपोजिट साइड की जरूरत पड़ेगी, बट अपोजिट साइड तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल नहीं। हमको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए था, तो आपको लेना पड़ेगा कॉस यहाँ पे, बिकॉज द मोमेंट यू से कॉस ऑफ 60, cos of 60 is adjacent side upon hypotenuse, hypotenuse f है, adjacent side fy है, so you have fy equal to f cos 60, और f की वैल्यू 5 न्यूटन आपको बताई है, cos 60 हाफ होता है आपको पता है, तो 2.5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, दैट्स इट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला होता तो साइन लेते। तो मैं वो एक्स्ट्रा करवा देता हूं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा होता तो आप बोलते साइन ऑफ 60 फ्रॉम फिगर इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन 60। ओके, तो यह आता 5√3/2, तो 2.5√3 न्यूटन। ओके, so this is how it is very simple case। तो आपको क्या पूछा है पहले वो अच्छे से देख लेना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा होगा तो एक्स कंपोनेंट होता है, वर्टिकल पूछा होगा तो वो वाई कंपोनेंट होता है। अगला क्वेश्चन, इफ ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, बी बार इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप। तो बार्स वेंट मिसिंग हियर, ये वेक्टर्स है, बार होने चाहिए इसके ऊपर। ओके, सो the vector having the same magnitude as B and parallel to A। हमारे पास दो वेक्टर है, एक A बार है, एक B बार है। आपको ये पूछा है एक नया वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड B जितना है बट डायरेक्शन A बार का है, पैरेलल टू A बार मतलब डायरेक्शन ऑफ A बार। तो कैसे करोगे? So this is where you need to learn। So let's say a vector having magnitude of B bar but parallel to A bar is given by, but parallel to A bar is, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने कल ही यूनिट वेक्टर का रिवीजन किया था। तो एक ऐसा वेक्टर जो B बार का मैग्नीट्यूड है उसके पास और A बार का डायरेक्शन है, उसको मैं बोलूंगा C बार विच इज गिवन बाय। कैसे दोगे आप बोलोगे बी क्यों बोला, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट डायरेक्शन ऑफ ए, पैरेलल टू ए मतलब डायरेक्शन ऑफ ए, तो बी ए कैप। वेक्टर्स कैसे बनाते हैं ये सीखना पड़ेगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन ए बार का है क्योंकि पैरेलल टू ए है बट मैग्नीट्यूड बी का है, तो इट इज बी ए कैप। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी एंड ए कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो डायरेक्शन ए मैंने कल ही बताया था, ए बार के डायरेक्शन के लिए मतलब किसी भी एक डायरेक्शन के लिए आप यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हो। दिस इज बी और ए कैप बाय डेफिनेशन इज ए बार बाय ए, a vector divided by its own magnitude। Okay, so you should know a vector divided by its own magnitude is given by this a, right? So now what you can do is, आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर
प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ए बार आपके पास है 3i कैप प्लस 4j कैप, और ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ ए। बी का एक्स कंपोनेंट क्या है, बी का एक्स कंपोनेंट 7 है, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन ए का एक्स कंपोनेंट क्या है 3 और y क्या है 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा आएगा आपके पास। तो नाउ दिस इज अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, तो ये आ गया रूट ऑफ 625, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन रूट ऑफ 25। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये आता है 5 1 जा एंड 5 जा, तो ये आपको मिल जाएगा 15, 5 is 15 i कैप प्लस 20j कैप। तो है क्या 5i 15i कैप प्लस 20j कैप, ऑप्शन नंबर डी। तो जब आपको एक वेक्टर बनाना हो जिसका मैग्नीट्यूड b का है बट डायरेक्शन a का है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ a, तो ऐसा फाइंड करना होता है वेक्टर। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आल्सो। सिर्फ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, सो ऑन सो फोर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। सो नाउ a vector a bar makes equal angle with x, y, and z axis. Values of its components in terms of magnitude of a will be. तो अब this is a new concept that you have to learn today. देखो क्या होता है कि नॉर्मली आपको याद होगा, मैंने थ्योरी क्लासेस में भी बताया था कि हम डायरेक्शन कोसाइंस करके कुछ सीखने वाले हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो पहले तो मैं 3 डायमेंशन ड्रॉ कर लूंगा। आई एम जस्ट शोइंग हियर एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। वी हैव अ वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है लाइक दिस, ओके। तो हमारे पास ऐसा एक वेक्टर है, यू कैन गिव इट एनी नेम, जो भी होगा इसको ए बार बोल देंगे। ए बार जो एंगल एक्स एक्सिस से बनाता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, क्योंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर है। इमेजिन आपके घर में जो रूम है उसका एक कॉर्नर ढूंढो, कॉर्नर पे आपको 3 डायरेक्शन दिखेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। लुक एट एनी कॉर्नर ऑफ योर रूम, इट इज जस्ट बिहाइंड मी द डोर। सी, डोर के नीचे देखोगे तो 3 आपको एक्सिस दिखेंगे। देयर इज अ वेक्टर कमिंग आउट फ्रॉम द 3 डायरेक्शन, ओरिजिन से। तो वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, y के साथ एक एंगल बनाएगा और z के साथ एक एंगल बनाएगा। So this vector a bar makes angle alpha with x axis. It makes angle beta with y axis, and it makes angle gamma with z axis. Okay, तो now अगर मैं cos लेता हूं यहाँ पे, तो what you will get is cos of alpha। अल्फा क्या था, अल्फा था एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये आता है ax by a, x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। सिमिलरली अगर आप cos बीटा लोगे, तो cos बीटा, बीटा मतलब डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, एंगल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो ये आता है ay by a, y कंपोनेंट ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। अगर आप cos ऑफ गामा लोगे तो ये आता है z कंपोनेंट ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस,
डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन क्यों बोला? क्योंकि अल्फा बीटा गामा एंगल डायरेक्शन बताता है। मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि एक वेक्टर ने पर्टिकुलर एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कोसाइंस क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोसाइन लिया है ना, कॉस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, देन इतना आपको पता होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है? वेक्टर ए बार मेक्स इक्वल एंगल्स। ओके, तो गिवन कंडीशन इज, गिवन कंडीशन इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये बोला है दैट द वेक्टर ए मेक्स equal angle with x, y and z axis. Values of its components will be, आपको एक चीज और पता होना चाहिए which I have not mentioned, मैं अभी मेंशन कर रहा हूं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा बनाता है, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का एडिशन मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी बनाता है। तो याद रखना, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड, यह प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, मैं करके देता हूं आपको प्रूव। तो कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू दिस। यू सी, अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा लेता हूं प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लेता हूं प्लस कॉस स्क्वायर गामा लेता हूं, व्हाट इज कॉस अल्फा? ए एक्स बाई ए, मतलब ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस व्हाट इज कॉस बीटा? ए वाई बाई ए, तो ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। राइट, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, यू हैव सेम डिनोमिनेटर, तो दैट इज व्हाई यू कैन कंबाइन द टर्म्स ax square plus ay square plus az square upon a square। बट यू नो दैट, आपको पता है किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। therefore you have a square equal to a x square plus a y square plus a z square। राइट, इसका मतलब ये जो ऊपर का टर्म है इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर, है ना। therefore you will have, of course, हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये याद रखना। दिस इज व्हाट यू वर फाइंडिंग आउट। so therefore you will say cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू a स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो ये आ गया 1। so therefore you have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1। This is what you have। Okay, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था पहले, अभी मैंने बताया है कैसे आता है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस कि हाउ यू गेट दिस रिजल्ट, इंपॉर्टेंट है। राइट, बट गिवन कंडीशन इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। जब एंगल ही सेम है तो कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा भी सेम आएगा, है ना। एंगल सेम है तो कॉस वैल्यू सेम ही होती है। ओके, देयरफॉर ये ऊपर के इक्वेशन में आप लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। मतलब 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, मतलब कॉस अल्फा is equal to 1/√3। ओके, देयरफॉर cos अल्फा ये इक्वल टू cos बीटा था, ये इक्वल टू cos गामा था, तो ये 1/√3 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे? व्हाट विल बी डायरेक्शन कोसाइंस? a/√3 ईच। अभी a/√3 कैसे आ गया? आई टेल यू। ओके, हाउ टू डू दिस, बट you know
what you know is cos alpha क्या होता है ax by a. Okay, what is cos alpha? 1 by root 3. ओके, ax by a. आपको कंपोनेंट्स पूछे हैं तो आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. therefore you will have ax equal to a by root 3. similarly you will have cos beta. थोड़ा लेंदी लगा आपको पहले बार क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की है तो मुझे तो बताना था. तो दिस इज ay by a. therefore you will have ay is equal to a cos beta, that is a by root 3. also you will have az equal to a cos gamma, which will be a by root 3. तो देखो यही आएगा. वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स पूछा था राइट, तो आ गया a by root 3, a by root 3, a by root 3. तो द आइडिया इज प्रिटी सिंपल. पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा. कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये आता है ax by a y by a az by a, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. लेकिन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता है 1. मैंने प्रूव कर दिया. बट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि जो वेक्टर है ए बार, इसने एक्स वाई और जेड के साथ सेम एंगल बनाया है, मतलब अल्फा बीटा और गामा सेम, मतलब cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा आएगा राइट. तो यू विल हैव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. so 3 cos square alpha equal to 1. so cos square alpha is 1 by 3. so cos alpha is 1 by root 3. but wait a minute, cos alpha cos beta cos gamma तो इक्वल थे, तो तीनों 1 by root 3 आ जाएंगे. बट cos alpha क्या था? ax by a. तो ax क्या आ गया? a cos alpha, मतलब a by root 3. cos beta is ay by a, तो ay equal to a cos beta, तो a by root 3 and so on so forth. तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो रिमेंबर दिस डायरेक्शन कोसाइंस. अगला क्वेश्चन वापस डायरेक्शन कोसाइंस. if a bar, you have a vector a bar, if a bar is 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, the direction cosines of vector, अब a bar r, अब अभी अभी मैंने बताया ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. I'll just copy and paste. ओके, these are direction cosines. मतलब आपको अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालना है तो what you will need is क्या क्या लगने वाला है? ax वो तो 2 है, ay 4 है, az minus 5 है, और आपको a लगने वाला है, a is magnitude. तो कैसे करोगे? तो what you can do is okay, so by the way ये क्वेश्चन ओरली खत्म होता है. मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए आएगा. क्यों ए आएगा? by definition what is cos gamma? az by a, और इस az minus 5, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें minus 5 दिखता है हमको, that's it. so ये ट्रिक है. this is how you need to learn to apply tricks. your observation should be strong. तो यहाँ पे आपको ax मिलेगा 2, ay मिलेगा आपको 4 एंड आपको az मिलेगा minus 5 right. then a magnitude of vector a is under root of x component square plus y component square plus z component square. तो under root of 2 square plus 4 square plus minus 5 का square. तो 2 square is 4, 4 plus 16 plus 25. This is root of 45. तो cos alpha ax is 2, 2 by root 45, 2 by root 45 equal to ay. ay is basically 4 by root 45 and az is minus 5 by root 45. मैंने पहले ही बता दिया था ऑप्शन ए आएगा. जस्ट बाय लुकिंग एट साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से देख के ही बता दिया था. तो दिस इज व्हाट यू आल्सो नीड टू लर्न, कैसा कर सकते हो इसको. तो दिस इज अ सिंपल थिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन.
the vector that must be added to the vector I cap minus 3j cap plus 2k cap so that, and 3I cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector is unit vector along y axis. क्वेश्चन समझ लो, ये जो दो वेक्टर है, लेट्स से a बार, let this vector, first vector is a bar I cap minus 3j cap plus 2k cap, and b bar is 3I cap plus 6j cap minus 7k cap. इन दोनों वेक्टर में कौन सा वेक्टर आप ऐड करोगे such that the resultant is a unit vector along y. Unit vector along y is j cap. Okay, so let c bar be added to a bar and b bar so that a resultant is a unit vector along y-axis. Therefore, a bar plus b bar plus c bar equal to unit vector along y-axis is j cap. तीनों वेक्टर को ऐड करने के बाद आपको j cap मिलना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं आपको. तो दिस इज व्हाट इट इज. Therefore, आप बोल दोगे c bar is equal to j cap minus a bar minus b bar. तो यह आ जाएगा आपका j cap minus a bar. A bar is, you have already written over here. This is your a bar minus b bar. This is your b bar. इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास j cap minus I cap minus minus plus 3j cap minus 2k cap minus 3I cap minus 6j cap plus 7k cap. Okay, and you will have to solve all this now. So just a minute, let me make some space. तो देखो अब क्या है, माइनस आई कैप माइनस 3I कैप मतलब टोटल माइनस 4I कैप. So you have total minus 4I cap. So this is equal to minus 4I cap. Then j cap plus 3j cap 4j cap minus 6j cap मतलब minus 2j cap. Okay, और k cap minus 2 plus 7 मतलब plus 5k cap. ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन बी में है. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. तो क्वेश्चन इजी था, आपको बोला था कि ये जो दो वेक्टर है इसमें तीसरा वो वेक्टर कौन सा ऐड करना चाहिए सो दैट सबका एडिशन रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y axis. Unit vector along y axis is nothing but j cap. So this is how you are supposed to solve. Easy question. Next question, the expression, एक वेक्टर दिया है हमको a बार और ये जो a बार है ये आपसे पूछा है which is 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap. ये यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रूट 2 है, नन है. तो ऐसे वेक्टर में कुछ, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है. ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है. तो a is equal to root of ax square plus ay square. ax is 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर प्लस 1 by root 2 का स्क्वायर, क्योंकि ay भी 1 by root 2 है. तो ऐसे केसेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करो. मैग्नीट्यूड अगर 0 आ गया तो नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर, रूट 2 आया तो ऑप्शन नंबर सी. तो दिस इज 1 by 2 plus 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. Root of 1 is again 1. तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर. क्योंकि क्यों यूनिट वेक्टर? बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है.
therefore this is a unit vector, option number A. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इट्स लेंथ इन xy प्लेन, सिर्फ xy प्लेन में लेंथ पूछा है। तो लेट अस से द गिवन वेक्टर इज r bar व्हिच इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इसमें x कंपोनेंट जो है वो 3 है, इसमें y कंपोनेंट जो है वो 1 है, इसमें z कंपोनेंट जो है वो z component is 2. So length in xy plane is, जब xy प्लेन में लेंथ पूछा हो तो सिर्फ क्या करना होता है आपको, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर का रूट नहीं लेना होता, सिर्फ x और y। तो x कंपोनेंट क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 9 प्लस 1, दैट इज रूट ऑफ 10, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर आपको पूछा होता व्हाट इज इट्स लेंथ इन एक्स जेड प्लेन, ओके, तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बट अगर आपको पूछा होता व्हाट इज लेंथ इन एक्स जेड प्लेन, सो इफ दे आस्क यू व्हाट इज लेंथ इन एक्स जेड प्लेन, उस केस में क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 9 and z component is 2, so 2 square 9 plus 4 that is root 13। सिमिलरली अगर आपको yz प्लेन में पूछते, तो अगर आपको पूछते व्हाट इज लेंथ इन yz प्लेन, तो आप लिखते हैं अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर। y component is 1 square plus 2 square, 1 plus 4 is root 5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यू जस्ट हैव टू नो कि अगर आपको एक्स वाई प्लेन में लेंथ पूछा है तो रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर करना है। अगला क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए बार विथ एक्स एक्सिस इज, तो आपके पास एक ए बार वेक्टर है विच इज आई कैप प्लस जे कैप। यू हैव, I mean, they are asking you what is the angle made by a bar with respect to x axis। अभी अभी मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइंस। So let alpha be the angle made by a bar with x axis। मैंने आपको अभी अभी बताया cos of alpha डायरेक्शन कोसाइंस is x component by a का x component upon magnitude of a, x component of a अपॉन a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ax इज 1, क्योंकि ax और ay दोनों 1 है, आई कैप प्लस जे कैप है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 अपॉन रूट 2, दिस इज cos अल्फा की वैल्यू 1 बाय रूट 2 मतलब 45 डिग्री एंगल आएगा। So alpha is equal to 45 degrees. So this given vector makes an angle of 45 degree with respect to x-axis and 45 with respect to y-axis also, क्योंकि टू डायमेंशनल वेक्टर है। तो टू डायमेंशनल वेक्टर में अगर एक एक्सिस के साथ 45 बना तो दूसरे सेट के साथ ऑटोमेटिकली 45 आएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपके पास ये y-axis है, आपके पास ये x-axis है, आपके पास एक वेक्टर है जिसने अगर x के साथ 45 बनाया है तो y के साथ तो ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर ही टू डायमेंशनल है इसके लिए। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। अगला क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज, आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है
r bar which is a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap, a sin omega t j cap. The velocity of the particle is parallel to the position vector, perpendicular to the position vector, directed towards the origin, directed away from the origin. इसका आंसर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी आता है। ये डायरेक्टली कैसे आता है, दैट यू विल लर्न जब हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशंस पढ़ेंगे। एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तब तक आपको एक दूसरा मेथड सीखना पड़ेगा जो वेक्टर्स का हेल्प लेता है। दिस इज ओरल क्वेश्चन बाय द वे, बट फॉर द टाइम बीइंग जब तक हम सर्कुलर मोशन पे नहीं जाते तब तक तो हमको वेक्टर से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेटिव सीखा था, एंड प्रिसाइजली दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न डेरिवेटिव्स एट द फर्स्ट प्लेस। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना टाइम लेके डेरिवेटिव्स मैंने करवाया, बिकॉज यू नीड इट हियर। r bar as I told you is position vector. Velocity vector is derivative of position by definition है ये, rate of change of displacement है ना, displacement upon time, तो this is by definition। इसका मतलब हमको ये जो r bar है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a cos omega t I cap प्लस a sin omega t j cap, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, बिकॉज यू रिमेंबर दो फंक्शंस का एडिशन का डेरिवेटिव मतलब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मैंने बताया था कि जो जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के बाहर जाना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, व्हाट डू यू सी कांस्टेंट ओवर हियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल a is constant, I cap gives you only direction, that is constant, derivative of cos omega t plus a is constant, j cap gives you direction is constant, derivative of sin omega t। तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos का डेरिवेटिव कैसे निकालता है। अगर आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ f of x फंक्शन ऑफ x, ये हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं माइनस साइन ऑफ फंक्शन ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे t का फंक्शन है, जहां जहां x है वहां x की जगह पे t डालना है। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ f of t इज माइनस साइन ऑफ f of t इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of t। तो वही करूंगा मैं अब। तो cos ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा t इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t। सिमिलरली सेम रूल्स के साथ, that is why attending theory classes is important। okay, so this is aj cap, every single thing is important। यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कैसे निकाला था, cos of omega t into derivative of cos of omega t। okay, so this is equal to ai cap माइनस साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, डी टी बाई डी टी 1 आएगा तो ओमेगा, प्लस ए जे कैप कॉस का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी, राइट, सॉरी सेकेंड टर्म में है हम लोग, ऑलरेडी लिख दिया है हमने। दिस इज कॉस ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज अगेन ओमेगा, राइट। तो इसको जब
कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिलेगा माइनस ए, पहले टर्म में क्या है साइन, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये वी बार आ गया। मतलब वी बार का एक्स कंपोनेंट क्या है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन, तो एक्स कंपोनेंट आपके पास आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और y कंपोनेंट आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर r बार का x कंपोनेंट क्या था, यू नो दिस, ये आपको दिया है x कंपोनेंट, ये आपके पास है y कंपोनेंट, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी नॉट ओमेगा, ये r x आ गया, और आर वाई ए साइन ओमेगा टी आएगा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो वेक्टर्स का एंगल निकालना हो तो कभी भी डॉट प्रोडक्ट लो। सो देयरफॉर आर बार डॉट पी बार इज बाय डेफिनेशन, अगर आपको याद होगा तो आर एक्स पी एक्स ए बार डॉट बी बार इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई अपॉन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी। ये आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। If you do not know this, then you cannot solve this question. तो rx px plus ry py upon under root of, अभी देखो the thing is क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, न्यूमरेटर जीरो होने वाला है, कैसे, what is rx, a cos omega t, what is px, vx not px, तो मैं करेक्ट कर देता हूं, डोंट वरी। तो दिस इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो मुझे करना क्या चाहिए था, सिर्फ यहाँ पे v लिखना चाहिए था, मैंने गलती से p लिख दिया है वेलोसिटी के लिए, दैट्स इट। तो आर एक्स वी एक्स आर वाई वी वाई और r इंटू वी। अब न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, वी आर जस्ट सॉल्विंग न्यूमरेटर। आर एक्स क्या है, आर एक्स है ए कॉस ओमेगा टी, आर वाई क्या है माइनस ए साइन ओमेगा टी, प्लस आर वाई क्या है, आर वाई आपके पास है ए साइन ओमेगा टी, और वी वाई क्या है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। वो तो मैं फाइंड ही नहीं कर रहा हूं अभी तक, क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज जीरो। ऊपर देखो पहला टर्म माइनस ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस सेकेंड टर्म ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, मतलब कैंसल आउट ही हो गया, मतलब न्यूमरेटर ही जीरो हो गया। तो नीचे कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, तो मैं लिखने नहीं वाला हूं, तो न्यूमरेटर इटसेल्फ इज जीरो। तो जब न्यूमरेटर जीरो है तो टर्म जीरो होता है, देयरफॉर आर बार डॉट बी बार इज जीरो। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी वेक्टर। हमने डेरिवेटिव्स लिए, डेरिवेटिव्स मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको डेरिवेटिव्स निकालते आएगा। जिनको नहीं आता है, इफ यू डोंट नो प्रैक्टिस इट, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क मी, ओके। तो डेरिवेटिव्स निकालो, आपको मिल जाएगा v वेक्टर, v वेक्टर मिल गया, v वेक्टर का x कंपोनेंट भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। अब आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया दैट मींस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो
तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और वो 0 आ गया। इसका मतलब r बार एंड v बार दे आर परपेंडिकुलर, मतलब द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल is r bar that is given to you. The velocity vector of the particle is perpendicular to position vector. So this is how you're supposed to solve such questions. Okay, so we'll stop here for today and more questions in the next session.